हेलो दोस्तों। थर्सडे जुलाई 30 को जापान ने येन को सपोर्ट करने के लिए करेंसी मार्केट में एंटर किया। ये कोई रूटीन मूव तो नहीं था, क्योंकि हिस्टोरिकली जापान के इंटरवेंशंस ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे हैं, ये कोशिश करते हुए कि येन ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। फिर भी ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। येन स्टेडीली नए लोज पर श्रिंक हो रहा है और इसके साथ जापान ने इसको सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। लेकिन जुलाई 31 को जो हुआ वो ज्यादा अजीब था। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जापान के डिफेंस को ज्वाइन किया। इसकी ट्रेजरी ने मार्केट में यूरो सेल करना शुरू किया और इसके बदले येन खरीदा। यूनाइटेड स्टेट्स ने लास्ट टाइम 2011 में करेंसी इंटरवेंशन के लिए जापान की मदद की थी। लास्ट टाइम इसने एक्टिवली ये मिलेनियम के स्टार्ट से पहले 1998 में खरीदा था। टू बी फेयर, ये इसके रीसेंट वर्ल्ड व्यू में भी फिट बैठता है। ट्रेजरी ने एक्सप्लिसिटली आर्ग्यू किया है कि जब फॉरेन करेंसीज वीक होती हैं तो उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका के लिए compete करने के लिए बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। लेकिन ये क्लेम करना कि आप कुछ मानते हैं एक अलग बात है और मार्केट में वैसे ही एक्शंस लेना एक अलग बात है। 2 दिन के इंटरवेंशन के बाद येन नियरली 164 येन के डॉलर के अगेंस्ट एक 4 डेकेड लो से स्ट्रेंथन होकर मंडे तक लगभग 155 येन हो गया। ये सिर्फ 2 दिनों में लगभग 5% का स्विंग था। लेकिन प्राइस मूवमेंट इस मूव का सबसे इंटरेस्टिंग आउटकम नहीं था। इंटरेस्टिंगली, इसने एक सिग्नल भेजा। अगर आप येन के अगेंस्ट बेट कर रहे थे तो आपके बेट्स अचानक गलत हो सकते थे, जिससे आपको अपनी पोजीशंस क्लोज करनी पड़ती। लेकिन ये जरूरी क्यों था? और इससे भी जरूरी सवाल ये है कि अमेरिका इस सब में क्यों इंटरेस्टेड है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि येन वीक क्यों हुआ। फिर हम ये समझेंगे कि यूएस ने इस सब में क्या किया। एंड में हम ये समझेंगे कि यूएस इस सब में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि येन वीक क्यों हुआ। दुनिया में एक लंबे समय से एक सिंपल कैरी ट्रेड चलता है। येन बोरो करने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो हमेशा से अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलने वाले इंटरेस्ट से बहुत लो होता है। फिलहाल नया जापानीज 2 ईयर बॉन्ड लगभग 1.5% यील्ड देता है, जबकि 2 ईयर यूएस ट्रेजरीज लगभग 4.25% पे आउट करते हैं। जब तक ये दोनों अपनी जगह हैं, आप येन बोरो कर सकते हैं, यूएस बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और बिना किसी कॉस्ट के इजी मनी बना सकते हैं। लेकिन ये एक रिस्क के साथ आता है। अगर येन रफली 2.75% से ज्यादा बढ़ता है तो ट्रेड खत्म हो जाता है और आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। लेकिन येन का लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री कुछ समय से डाउनवर्ड्स ही दिख रहा है। इनफैक्ट करेंसी को सेल करने का कांस्टेंट प्रेशर रहा है। हमारी तरह ही जापान भी अपना ज्यादातर एनर्जी इंपोर्ट करता है। तो जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं, जापानीज बायर्स को उन इंपोर्ट्स को पे करने के लिए और ज्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, जो उन्हें येन बेचने के लिए पुश करता है। कुछ फिस्कल प्रॉब्लम्स के कारण, जिसे हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया था, प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। इसी के साथ कैरी ट्रेड ने येन सेल करके उनकी जगह डॉलर्स खरीदने को प्रॉफिटेबल बनाया और इसीलिए रेट गैप कम होने के बावजूद येन गिरता रहा। उसी वक्त जब जापान के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वीक थे, इंस्टीट्यूशंस और हाउस होल्ड्स भी बेटर रिटर्न्स के लिए पैसा अब्रॉड भेज रहे थे। इसमें से ज्यादातर पैसा यूनाइटेड स्टेट्स में ही लैंड हुआ। जैसे यूएस ट्रेजरी ने नोट किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने 2025 में जापान का 84% आउटबाउंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिसीव किया। अगर आप बेट करने वाले टाइप के होते तो ये येन के और गिरने पर एक इजी बेट था। लेट जुलाई तक नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स 163,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पर येन पर नेट शॉर्ट थे। ये एक वाइडर मार्केट सेंटिमेंट का सबसे विजिबल सिग्नल था, जो और येन वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा था। ये कंसेंसस जापान के लिए चीजें और मुश्किल बना रहा था। एनर्जी से लेकर रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमर गुड्स तक हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे थे। एवरेज जापानीज हाउस होल्ड के लिए उनके पेचेक्स पहले से कम खरीद पा रहे थे, जबकि इसकी इकोनॉमी फ्रेजाइल थी। लेकिन जब मार्केट में ऐसी कंसेंसस होती है और ट्रेड इतना क्राउडेड हो जाता है, तो ये एक राउट के लिए भी जगह बनाता है। एक छोटा रिवर्सल भी कई ट्रेडर्स को अपने ट्रेड्स अनवाइंड करने के लिए फोर्स कर सकता है, जो एक स्ट्रॉन्गर रिवर्सल क्रिएट करता है, जो और भी ट्रेडर्स को अनवाइंड करने के लिए फोर्स करता है, और ऐसा ही चलता रहता है। और इसीलिए जुलाई 30 को जब जापान ने रिपोर्टेडली अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स के बाहर येन खरीदना शुरू किया, तो इसने डॉलर येन एक्सचेंज रेट को एक सेशन में लगभग 164 येन से 158 येन की तरफ पुश कर दिया। लेकिन इसने इस चीज से इंटरफियर नहीं किया कि येन को बोरो करना कितना सस्ता है। नेक्स्ट डे बैंक ऑफ जापान ने अपना पॉलिसी रेट 1% पर ही होल्ड किया। लॉन्ग टर्म में ये फंडिंग सेम ही दिखती, इसने शॉर्ट टर्म में मार्केट कंडीशंस को चेंज किया, पर इसकी फंडामेंटल डायरेक्शन सेम रही। लेकिन अगर किसी को लगा कि येन अपनी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रिज्यूम करेगा, तो वो गलत थे, क्योंकि कुछ ही घंटों में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस गेम को एंटर किया। यूएस ट्रेजरी ने रिपोर्टेडली न्यूयॉर्क फेड को येन सेल करने का इंस्ट्रक्शन दिया। जल्द ही मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स इस ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे थे और येन के लिए मार्केट में यूरोस पंप कर रहे थे।
यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस सेल को अमेरिका के रिजर्व रिसोर्सेज का रीएलोकेशन बताया। उनके लिए यूरो अपनी फेयर वैल्यू के पास ही था, लेकिन येन काफी नीचे था। उन्होंने फिर कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स येन के डिक्लाइन को रोकने के लिए जो भी जरूरी हो वो करेगा। जापान ने पब्लिकली कोऑर्डिनेशन को कंफर्म भी किया। इन ऑर्डर्स के दो इफेक्ट्स थे। एक तो दोनों देशों ने उन सेशंस में ऑफर किए जा रहे येन को खरीद लिया, जिससे इसका प्राइस बढ़ गया। लेकिन बड़ा इफेक्ट साइकोलॉजिकल था। इंटरवेंशन ने मार्केट में अचानक अनसर्टेनिटी ऐड कर दी। अगर उन्होंने एक बार इंटरवीन किया तो चांसेस थे कि वो दोबारा भी ऐसा कर सकते थे। ट्रेडर्स ये नहीं सोच रहे थे कि दोनों देश ऑलरेडी कितना स्पेंड कर चुके हैं, बल्कि ये कि और कितना और कब फॉलो कर सकता है। जब जापान अकेला एक्ट करता था, ट्रेडर्स को पता था कि थ्रेट कहां और कब आएगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के इस में होने से इंटरवेंशन को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया। येन परचेजेस अब कहीं से भी आ सकती थी। वो अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स पर आ सकती थी। किसी को नहीं पता था कि दोनों देशों ने किस रेट को टारगेट किया। तो इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा लग रहा था येन में डिसऑर्डरली शिफ्ट्स को रोकना था। ये पॉसिबिलिटी लाके कि करेंसी के खिलाफ एक बेट अचानक गलत हो सकता है। मार्केट्स ने इसका एक ट्रेलर जनवरी में भी देख लिया था। तब न्यूयॉर्क फेड ने ट्रेजरी के बिहाफ पर करेंसी डीलर्स से इंडिकेटिव यूएसडी जेपीवाई कोट्स मांगे थे। इसने कोई एक्चुअल ट्रेड्स नहीं किए, लेकिन सिर्फ वो चेक ही मार्केट्स को हिलाने के लिए काफी था। येन उस दिन 1.7% मूव किया बिना किसी के इंटरवेंशन के। इस पर्टिकुलर मूव के डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन रिसर्च इंडिकेट करती है कि यूजुअली ऐसे टाइम पर एक फीडबैक इफेक्ट जल्दी ही बन जाता है और मार्केट की डायरेक्शन को एम्पलीफाई करता है। जिन ट्रेडर्स ने और येन वीकनेस पर बेट लिया था, उन्हें अचानक इसे वापस खरीदने की जरूरत पड़ती है। कई लोग अपने लॉसेस लिमिट करने के लिए येन खरीदते हैं। दूसरे जो मार्जिन कॉल्स फेस कर रहे हैं या अपने बेट्स चालू रखने के लिए और कोलैटरल की डिमांड्स कर रहे हैं, या तो अपनी पोजीशंस कट करते हैं या कहीं और लेवरेज रिड्यूस करते हैं। जैसे BIS ने अगस्त 2024 के येन फंडेड अनवाइंड के दौरान इसका एक बड़ा वर्जन देखा। चांसेस हैं कि इसने येन को और स्ट्रांग बना दिया है। पर यूएस ने इसमें इंटरवीन क्यों किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ टाइम से जापानीज इंटरवेंशन की विलिंगनेस दिखाई है। सितंबर 2025 से यूएस और जापान ने पब्लिकली एक्सेसिव करेंसी वॉलेटिलिटी के खिलाफ इंटरवेंशन को एक अप्रोप्रिएट टूल मानने पर एग्री किया है। लेकिन खुद इंटरवीन करके ये एक कदम आगे गया है। ये सिग्नल दे रहा है कि ये येन के डिक्लाइन को एक अमेरिकन प्रॉब्लम मानता है। पर ऐसा क्यों है? फ्रैंकली इस क्वेश्चन का एक क्लियर आंसर नहीं है, पर हम कुछ एजुकेटेड गेसेस लगा सकते हैं। एक तो वॉशिंगटन ने सोचा कि येन बहुत ज्यादा गिर गया था। अपने मिड 2026 रिव्यू में यूएस ट्रेजरी ने एस्टिमेट लगाया कि इसने 2011 के एंड से डॉलर के अगेंस्ट 51% लूज किया था। ये तब भी सच था अगर आप इन्फ्लेशन और जापान के दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी कैसे मूव की थी उसके लिए भी एडजस्ट करते। यूएस ने ये क्लेम नहीं किया कि ये डेलिब्रेट या मैन्युफैक्चर्ड था, लेकिन वॉशिंगटन के लिए करेंसी उस लेवल से नीचे गिर गई थी जिससे इसके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जस्टिफाई कर सकते थे। ये अमेरिका के अपने ट्रेड एजेंडा के लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकता था। जब येन गिरता है, जापानीज गुड्स डॉलर टर्म्स में सस्ते हो जाते हैं, जिससे जापानीज एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज मिलता है। ये प्रैक्टिकली अमेरिका के टैरिफ्स के इम्पैक्ट को खत्म कर देता। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जापान का गुड्स सरप्लस पिछले 15 सालों में ऑन एन एवरेज लगभग $56 बिलियन अ ईयर रहा है, और अमेरिका के लिए करेंसी डिफरेंशियल्स इस एसिमेट्री या इनइक्वालिटी का एक हिस्सा रहे हैं। लेकिन ट्रेड सिर्फ एक्सचेंज रेट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये डेफिसिट 2024 के $62 बिलियन से गिरकर 2025 में $55 बिलियन हो गया। येन के हिस्टोरिकली वीक रहने के बावजूद फिर भी एक स्ट्रॉन्गर येन अमेरिकन इंडस्ट्री को फायदा देता है। लेकिन चिंता का बड़ा कारण इस बात से आता है कि करेंसी वीकनेस पूरे रीजन में कैसे फैल सकती है। बेसेंट ने आर्ग्यू किया है कि जापान की कंपिटिटर इकोनॉमीज येन की ट्रेजेक्टरी को देखते हुए अपनी खुद की करेंसीज को भी वीक कर रही हैं। वो क्लेम करते हैं कि गिरती हुई येन कोरियन वॉन को भी अपने साथ नीचे खींच रही थी। उनके लिए इसने चाइना को भी रेनमिनबी को स्ट्रांग होने देने का कम रीजन दिया, क्योंकि ऐसा करने से चाइनीज एक्सपोर्टर्स जापानीज फर्म्स के अगेंस्ट कंपीट करते रह जाते। मतलब अगर येन गिरता रहा तो ये पूरे एशिया में कंपिटिटिव डेप्रिसिएशन शुरू कर देगा। लेकिन इन सब के बावजूद येन के फॉल के फंडामेंटल कॉजेज अभी भी बरकरार हैं। जापान अभी भी अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है और ऑयल मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी तक कम नहीं हुई है। बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट अभी भी 1% है। जापानीज इकोनॉमी को परेशान करने वाले स्ट्रक्चरल और फिस्कल प्रॉब्लम्स अभी भी बरकरार हैं। वो यील्ड गैप जो कैरी ट्रेड को अट्रैक्टिव बनाता है अभी तक कम नहीं हुआ है। जापानीज कैपिटल अभी भी अब्रॉड रिटर्न्स ढूंढता है। येन ने ऑलरेडी अपनी रैली का पार्ट वापस दे दिया है। वेंसडे तक येन गिरकर लगभग 157.60 येन पर आ गया था। ये इसके इंटरवेंशन के पहले के लेवल से तो ज्यादा है, पर इसने करेंसी के फाउंडेशंस को अभी तक नहीं हटाया है। जैसा बेसेंट ने खुद कहा, इंटरवेंशन एक डिजायर्ड डायरेक्शन सिग्नल कर सकता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्गर पॉलिसी ही इसे सस्टेन कर सकती है। तो आपको क्या लगता है,
क्या यूएस का इंटरवेंशन येन को स्टेबलाइज कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।